Professor of Electrical Participants, please Engineering, be on mute. Okay. and I am here to talk on solar energy system. And I'm sure you belong to different areas of study. So um, I think I should start my talk, and then I'll take up your questions, or we can have discussion in between also. मजहर साहब, कुछ थोड़ा बताएंगे पार्टिसिपेंट्स के बारे में, किस किस एरिया से हैं? Sir, it's a multidisciplinary batch from around 22 states of India. Okay. And Okay, fine. So I'm starting with some of the recent news items which some of you may have followed. Rehan sir, you have to be bilingual because. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने जो है ना, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कुछ न्यूज़ आइटम से स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स फॉलो किया हो, तो ये न्यूज़ आपने देखी हो। नहीं भी देखी होगी तो इन न्यूज़ आइटम से आप कनेक्ट कर पाओगे। 7.4 लाख भारतीयों की हर साल भीषण गर्मी से मौत। ऊपर एक पढ़ेंगे, जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी के गर्म होने से तबाही। दुनिया की हर 10वीं मौत का जिम्मेदार तापमान। ठीक है, अच्छा अब ये पढ़ें, इसमें बिजली गिरने की घटनाएं 34% बढ़ी, 1697 लोग मरे। ये नीचे एक ब्लॉक है, इसको पढ़ें। 50% तक बढ़ सकती है बिजली गिरने की तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, ये एक और न्यूज़ आइटम, ये थोड़ा पहले का है, वो अभी रिसेंट 2-3 मंथ्स का है, ये प्रोबेबली लास्ट ईयर का है। 1 डिग्री तापमान बढ़ा तो बिजली गिरने की घटनाएं होंगी 12% ज़्यादा। भारत के लिए चिंता, 2019 में 3.22 लाख बिजली गिरने की घटनाएं। तो आप देखो, इन सब में बात तो बिजली गिरने की हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है गर्मी की। तो एक कॉमन है इसमें, वो है हीट, गर्मी, और ऊपर लिखा हुआ है पृथ्वी के गर्म होने से, यानी हीटिंग अप ऑफ द अर्थ। उससे क्या हो रहा है? एक तो टेम्परेचर आपने देखा सीधे सीधे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरे क्या है, यानी गर्मी बढ़ रही है, समर इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरा आपने एक इसका बाई प्रोडक्ट देखा कि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, अच्छा, और आते हैं आगे। अभी आपने शायद पढ़ा होगा न्यूज़ में कि चाइना में एक जगह पर वंस इन 1000 ईयर इंसिडेंट बोलते हैं उसे, यानी ऐसी बारिश जो 1000 सालों में एक बार हो सकती है, उसमें हुई। और उसमें ये जो उसकी इंटेंसिटी थी वो ये थी कि कई महीनों के बराबर बारिश एक दिन में हो गई, एंड इट लेड टू 1.2 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड। 12 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। रशिया जो साइबेरियन सिटी है, आप साइबेरियन सिटी समझते हैं, उसमें 200 वाइल्ड फायर्स, यानी जंगल में जो आग लगती है, उनकी वजह से उस सिटी ने अपनी हिस्ट्री का वर्स्ट एयर पॉल्यूशन फेस किया। जर्मनी और बेल्जियम, इसमें क्या हुआ अभी ये भी आपने शायद फॉलो किया होगा, लास्ट मंथ की बात है। फ्लैश फ्लड्स, यानी अचानक से जो एक बहुत तेज़ बारिश होती है, इट लीड्स टू बाढ़ की कंडीशन। 200 लोग मारे गए। नॉर्थ अमेरिका में अनप्रेसिडेंटली हाई टेम्परेचर रेंज जो है वो अभी भी, आज भी न्यूज़ है कि एक सिटी में 48 क्रॉस कर गया टेम्परेचर, ये आज के न्यूज़पेपर में। तो ये क्या आप कॉमन देख रहे हो, ये एक न्यूज़ आइटम शायद आपने फॉलो किया होगा कि जर्मनी में क्या हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस मेन हेडलाइन के नीचे की जो पार्ट है इसको पढ़ें। The extreme weather event comes in the same week that the European Union made the announcement to reduce 55% of its greenhouse gas emissions by the year 2030। यानी कि नीचे जो आप लाइन पढ़ रहे हो और ऊपर जो लाइन है, इसका आपस में कुछ कनेक्शन है। कि वो कह रहे हैं कि जिस हफ्ते इन्होंने अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 55% कम करने के अनाउंस किया, उसी हफ्ते में इनको ये वर्स्ट फ्लड फेस करने को मिले। यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का इस फ्लड से कोई ना कोई कनेक्शन है।
अच्छा, फिर ये इसका एक और आप इसका साइड इफेक्ट आप समझ सकते हो। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं, जब गर्मी बढ़ रही है तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है वो भी, उसको भी प्रॉब्लम होगी। एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड बढ़ेगी, एसी की डिमांड बढ़ेगी, फैंस की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि जब बाहर टेम्परेचर हाई है तो जैसे ट्रांसफार्मर है और वायर्स हैं, ये सब जो बिजली कैरी कर रहे हैं उसका जो सराउंडिंग टेम्परेचर भी बढ़ रहा है तो उन कंपोनेंट्स के फेलियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आप देखो ये हेडलाइन क्या कह रही है, पावर ग्रिड्स गेटिंग फ्राइड बाय हीट इन प्रीव्यू ऑफ व्हाट इज टू कम। यानी जो अभी हो रहा है वो सिर्फ एक प्रीव्यू है, ट्रेलर है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो होने वाला है वो कुछ और ज्यादा है। वो क्या है? तो हमारी जो टॉक है, ये जो मेरी मेरी टॉक है, सो इसमें मैं बात ये मुझे करनी है कि क्या ऐसा है हुआ है जिसकी वजह से आप सोलर एनर्जी की जो इम्पोर्टेंस है पिछले कुछ सालों में वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, या इसको इतना पुश किया जा रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है। तो ये मेरा मेन इस टॉपिक का मकसद है। सेकंड पार्ट ये होगा कि व्हाट इज सोलर एनर्जी और हाउ इट यू कैन यूज इट। ठीक। तो अब ये हो क्यों रहा है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से टीचर्स ने, सॉरी, आई एम श्योर कि स्कूल में तो साइंस सभी पढ़ते हैं, बाद में हम चाहे किसी भी फील्ड में डाइवर्ट हो तो शायद आपने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पढ़ा होगा। तो ये उसी का एक्सप्लेनेशन है क्या कि जो भी एनर्जी वी आर गेटिंग ऑन दी अर्थ, यानी जो भी एनर्जी हमें अर्थ पे मिलती है उसका सोर्स जो है वो सन है। यानी आप ये समझिए कि न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा जो भी एनर्जी है जिस भी फॉर्म में है उसका सोर्स सन है। कहीं पे वो एनर्जी डायरेक्ट हो सकती है, कहीं इनडायरेक्ट हो सकती है, बट सोर्स इज द सन। तो जो एनर्जी हमें, जो एनर्जी सन, फ्रॉम द सन विच इज रीचिंग द अर्थ, उसका 70% एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, 70%। और ऑलमोस्ट 30% उसका वापस रिफ्लेक्ट कर हो जाता है। अब आप इस स्लाइड से देखें तो सोलर रेडिएशन इज कमिंग टू द अर्थ, बट अ पार्ट ऑफ दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये भी एक मतलब नेचुरल एक निज़ाम है, एक सिस्टम है अर्थ के एटमॉस्फेयर को आपके रहने के लिए सूटेबल बनाने का। अगर 100% हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि हम इस पर रह नहीं पाएंगे। तो 70% एब्जॉर्ब हुई एंड ऑलमोस्ट 30% रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन अब आप देखो इसके ऊपर जो हमने ये दिखाया है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है और ये सराउंडेड बाय ये जो आप देख रहे हो ऊपर एक स्ट्रिप जहाँ हमने लिखा है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है कि एक गैसियस ब्लैंकेट टाइप है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को सराउंड कर रहा है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसेस हैं, लेकिन जो इसका मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। एनीवेज, अब हो क्या रहा है कि 30% हीट जो आपकी रिफ्लेक्ट हुई वापस, एक बीच में गया ही ना आए और बाकी सही है। अपने अपने माइक्स ऑफ रखें भाई प्लीज। तो द हीट विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, वो उसका कुछ पार्ट जो है वो इस ब्लैंकेट में, जो मैंने बोला जिसको ये ब्लैंकेट है ग्रीन हाउस गैसेस का, इसमें ट्रैप हो जाता है। तो जो ट्रैप हो गया वो यहाँ रह गया, यानी 30% जो रिफ्लेक्ट किया उसने वो पूरा 30% वापस टुवर्ड सन नहीं गया, बल्कि उसका कुछ पार्ट इन गैसेस ने ट्रैप कर लिया, ग्रीन हाउस गैसेस। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसका क्या फंक्शन है नेचुरल बैलेंस में, क्या है कि ये जो ट्रैपिंग ऑफ हीट है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, अगर ये नहीं हो तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ मे बिकम वेरी लेस, स्पेशली इन द ड्यूरिंग द नाइट। तब ये रहने के लायक नहीं रह पाए।
तो यानी आप देखो कि 70% एब्जॉर्ब करना और 30% रिफ्लेक्ट करना, तो टेम्परेचर बढ़ ना जाए बहुत, और ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है ये ऐसा ना हो कि टेम्परेचर रात में बहुत कम हो जाए। तो इस तरह से एक बैलेंस बन गया। तो यू आर गेटिंग टेम्परेचर विच इज सूटेबल फॉर लिविंग, और अर्थ का जो सरफेस का एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उसको 15 डिग्री मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो एक तरह से ये एक नेचुरल फिनोमेना है विच इज लीडिंग टू अ सूटेबल एनवायरनमेंट ऑन द अर्थ। लेकिन अब आप इसमें एक पॉसिबिलिटी खुद समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए ये जो गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इनका कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाए, इफ देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, तो क्या होगा? नेचुरली जो जो हीट ट्रैप कर रही थी ये गैसेस, उसके अमाउंट बढ़ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ हीट बीइंग ट्रैप्ड विल इंक्रीज, और जब अमाउंट ऑफ हीट बीइंग ट्रैप्ड विल इंक्रीज तो क्या होगा? तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस विल इंक्रीज। तो ये है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ सालों से स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। उसके बढ़ने से ट्रैपिंग ऑफ हीट यानी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ गया, और उसके बढ़ने से जो हम 15 डिग्री होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वो इंक्रीज हो रहा है। उसके इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? दी अर्थ इज गेटिंग वार्म। जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि पृथ्वी के गर्म होने से क्यों क्यों हीट अप हो रही, क्यों गर्म हो रही पृथ्वी, वो इसलिए गर्म हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। CO2, स्पेशली CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, इसी को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज में और भी बहुत सारी चीज़ आती है। ग्लोबल वार्मिंग specifically relates to increased temperature of the earth because of an increased greenhouse gas effect। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी टर्म है, ग्लोबल वार्मिंग उसका एक पार्ट है। ये रीजन है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ने से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। अब इसमें जो मेजर इम्पैक्ट है वो CO2 का है। क्यों है? दो रीजन हुए। पहला रीजन, CO2 इज 1/3 ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, यानी एक मेजर कंपोनेंट है। लेकिन दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ये एक लिंगरिंग इफेक्ट है इसका। यानी कि एक बार आपने अगर CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए तो ये 100 साल तक भी वहां रह सकती है एटमॉस्फेयर में। तो दो रीजन हो गए, एक तो मेजर कंपोनेंट है, दूसरा इसकी लॉन्ग लाइफ जो इफेक्ट है उसकी वजह से CO2 इज द मेजर इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो इट लीड्स टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग। ये कनेक्शन, ये बात हो गई। अब इस बात को आपको और अच्छे समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर आप अपनी गाड़ी कभी सनलाइट में बाहर छोड़ देते हैं विद इट्स विंडोज क्लोज्ड, तो आपने देखा होगा कि जब व्हेन यू रिटर्न टू योर कार, आप गाड़ी में बैठते हो तो यू फाइंड इट हॉट इनसाइड। तो क्या हो रहा है कि जो एनर्जी, सन's एनर्जी इज एबल टू गेट इनसाइड द कार, बट ऑल ऑफ इट इज नॉट एबल टू गेट आउट। तो यहाँ पे जो गाड़ी की सरफेस और विंडोज है वो ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम कर रही है। इट इज लीडिंग टू हीट बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड द कार। तो सेम वे, इसी तरह से अर्थ, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो इंक्रीज। बिल्कुल एकदम सिमिलर एनालॉजी है, जैसे ये एग्जाम्पल है वैसे ही इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो फिनोमेना है, ये जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर रीजन इसका CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो CO2 कहाँ से आ रही है, और ये टेम्परेचर कब से बढ़ना शुरू हुआ, क्या रीजन है इसके पीछे? उसके पीछे अगर हम ये एक ग्राफ देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो इंक्रीज है
ये पिछले आप समझ लो कि 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से लेकर यानी 200 साल 200-225 साल के आसपास ये प्रोमिनेंट राइज है और एक पैटर्न है, लगातार इंक्रीज का पैटर्न। तो अब ये देखना पड़ेगा कि पिछले 200 सालों में ऐसा क्या खास हुआ है विच हैज लेड टू दिस इंक्रीज टेम्परेचर। तो वो ये क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन तो बढ़ा है। अब आप देखो यहाँ पर कि जितना जो जितनी स्टडी कर पाए हैं साइंटिस्ट, तो 800 साल तक ये अराउंड 280 ppm था, पार्ट्स पर मिलियन CO2 का जो कंसंट्रेशन था। लेकिन अब ये क्रॉस कर गया है कितना, 400 को, यानी अभी जो जुलाई एंड की जो रीडिंग है वो 416 ppm है, से भी ऊपर है। पहले 280 था, 280 ppm, और अब ये क्रॉस कर गया है 400 ppm, और अभी मैंने बताया आपको कि 416 ppm। इसकी वजह से क्या है कि जो राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो ऑलरेडी 1.2 के आसपास हो चुकी है। 1.2 डिग्री, 15 के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है, उसके ऊपर 1.2 डिग्री राइज हो चुकी है। उसमें से भी जो 0.9 डिग्री राइज है वो सिर्फ 1970 से अब तक हो गई है। समझ रहे हो आप, यानी पिछले 50 सालों का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो लास्ट 50 ईयर्स का है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब हम कह रहे हैं कि 1.2 डिग्री बढ़ गया है। जो इसकी वजह से जो एक्सेस एनर्जी है, यानी जो हीट है एटमॉस्फेयर में, वो इक्विवेलेंट है टू 4 लाख न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑफ हिरोशिमा बॉम्बिंग साइट। तो ये ऐसे कोई मतलब कैजुअल बात नहीं है कि हमने कहा कि 1.2 डिग्री बढ़ गया, 1.2 तो कुछ भी नहीं होता। तो दिस द हीट जनरेटेड इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो अब इसमें मेजर रीजन क्या दिखता है? मेजर रीजन ये दिखता है कि ये जो दौर है 1920 और उसके बाद का, आप जानते हो ये वही टाइम है जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखता है ग्लोबल टेम्परेचर राइज से, और वो लॉजिकल भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बहुत सारी एक्टिविटीज CO2 रिलीजिंग एक्टिविटीज है, और उसमें एक मेजर रोल जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का है। आप जानते हो जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो लीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है एटमॉस्फेयर। दूसरे एक प्रॉब्लम उससे क्या है कि CO2 का सोर्स भी है फॉसिल फ्यूल जो बर्न करेंगे, और दूसरे इसमें इशू ये है कि नेचुरल कंडीशन में अगर आपका फॉसिल फ्यूल है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के स्टोर के तौर पे काम करता है। तो आप अगर बर्न कर रहे हो फॉसिल फ्यूल तो उससे आपको CO2 रिलीज भी हो रही है, और जो स्टोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी खत्म हो रहा है। तो आप अब आपके सामने एक पिक्चर बन रही है कि अगर हम शुरू से जाए वापस अपनी बात जो हमने शुरू की थी, कि ये जो सब हमने बात की यहाँ पे शुरू, आप यहाँ से देखो कि जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि भीषण गर्मी, जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी गर्म होने से तबाही, बिजली गिरने की घटनाएं 34%, 50% तक बिजली गिरने की बढ़ सकती है तीव्रता। इसी में आप नीचे पढ़िए, यहाँ पे यहाँ लिखा है कि वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि से बिजली गिरने की फ्रीक्वेंसी में 12% इजाफा होगा। अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप कि ये 1 डिग्री जो बढ़ रहा है उससे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे लाइन पड़ी, 1 डिग्री तापमान बढ़ा तो बिजली, ये 1 डिग्री जो है वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आप इसको भी कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ जो लिखा है रिड्यूस 55% गैस, जिस हफ्ते ये अनाउंसमेंट किया उसी हफ्ते ये फ्लड भी हुई वहाँ पर। तो ये एक साइकिल बन गया कि आपकी इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो CO2 एमिशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। CO2 एमिशंस बढ़ने से जो टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वो बढ़ रहा है। अब सवाल ये आता है
ये अगर ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हम अगर होता रहा ऐसे ही, तो ये क्या होगा, मैं कुछ चीज़ तो मैंने आपको दिखाई कि आपने देखा लाइट बिजली गिरना, गर्मी, अभी मैंने पहले मेंशन किया था कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी जो आपकी समर्स हैं वो बहुत और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा एक इफेक्ट इसका ये आएगा कि जब आपका टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ता रहेगा तो आपके जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल के बारे में ये प्रिडिक्शन है कि 2035 तक वो मेल्ट हो जाएगा, समर में उस पर आइस नहीं मिलेगी। हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में भी बहुत सारे अलग अलग प्रिडिक्शंस हैं, जो कि बाई 2100 कह रहे हैं कि उसका एक मेजर पार्ट मेल्ट हो जाएगा अगर हमने इसके लिए कोई एक्शंस नहीं लिए। उनके ग्लेशियर से मेल्ट होने के साथ साथ उसका एक साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब सी लेवल बढ़ेगा तो जो आपके कोस्टल सिटीज़ हैं, यानी समंदर के किनारे के जो सिटीज़ हैं, वो सब डूब जाएंगे आपके। तो कुछ कुछ एरिया आपका गर्मी की वजह से रहने लायक नहीं रह जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि आप वहाँ रह नहीं पाएंगे। कुछ एरिया आपका डूब जाएगा सी लेवल बढ़ने की वजह से। तो ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं जो सामने दिख रहे हैं। ये देखिए, CO2 रीचेज इट्स हाईएस्ट लेवल इन मोर देन 4 मिलियन ईयर्स। ये हाईएस्ट लेवल है हिस्ट्री का। एक और ये स्टडी भी इंटरेस्टिंग है कि जो टोटल एज है अर्थ की वो है 4.6 बिलियन ईयर्स। अब अगर हम इसको स्केल डाउन कर दें, जैसे आप जानते होंगे स्केल डाउन, आपने कहा कि भाई मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा बनाते हैं ना हम, ग्राफ स्केलिंग करते हैं। तो स्केल डाउन अगर हम करते हैं इसको 46 ईयर्स पर, तो ह्यूमन प्रेजेंस हैव बीन ओनली फॉर 4 आवर्स। उस स्केल पर हमारी जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 4 आवर्स है। अभी 46 ईयर्स तो टोटल एज हो गई अर्थ की, और हम लोग यहाँ पर सिर्फ 4 घंटा से हैं। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, दैट स्टार्टेड ओनली 1 मिनट अगो, 1 मिनट पहले शुरू हुआ। एंड इन दैट टाइम वी हैव डिस्ट्रॉयड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। तो हमने इतने टाइम में आधे से ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है विच शोज द इंटेंसिटी, shows the intensity of damage which the industrial activities have caused to the atmosphere. तो क्या होगा उससे, वो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। और आप समझें कि एक स्टडी है जो बहुत ऑथेंटिक स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें कहा गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2100 तक, बाय 2100, बहुत सारी जगह पे आप अगर सनलाइट के दौरान बाहर निकलना ही डेडली हो जाएगा, मतलब इट कैन लीड टू डेथ। तो और इनमें से बहुत सारी जगह जो है वो इंडिया और चाइना में भी है। और एक ये भी आप पढ़ें कि बाय 2070 19% ऑफ द पोर्शन ऑफ वर्ल्ड विल नॉट रिमेन सुटेबल फॉर लिविंग, अगर ऐसे ही चलता रहा। जो ये परसेंटेज अभी 1% है, तो ये 19% हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अब ये बात आती है कि हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी कि प्रॉब्लम क्या है, उसका रीज़न क्या है और उससे क्या होगा, लेकिन क्या कोई सोल्यूशन है? अब उसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, इससे इसका हल क्या है। तो इसको पूरी दुनिया में इसको इस वक्त टॉप प्रायोरिटी आप समझ सकते हो एजेंडा, और यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपना टॉप एजेंडा बनाया हुआ है। और इसके लिए 2015 में, हालांकि इसके ऊपर चल तो काम रहा है ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स से, लेकिन 2015 में सबसे मेजर इसमें डेवलपमेंट हुआ, इसलिए मैंने 2015 मेंशन किया।
तो पेरिस एग्रीमेंट एक मशहूर एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत, उसके तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड करे गए। SDGs बोलते हैं इनको शॉर्ट में, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें से जो 3 हैं कम से कम, वो रिलेट करते हैं आपके एनर्जी और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। यानी गोल 7 बोलता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और गोल 13 है क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट के ऊपर बहुत मेजर काम हो रहा है। सारे मेंबर कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस के, वो उन्होंने उसको कमिट किया है इनको, मतलब इन गोल्स को अडॉप्ट कर लिया है, और ये अब सारे मेंबर कंट्रीज के नेशनल गोल्स भी हैं, तो इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। तो इसमें आप देखो कि इसमें बहुत वाइड रेंजिंग है, लेकिन अभी हम आज की टॉक से जो रिलेटेड है वो 7, 11 और 13 है। 13 हमने बात की कि क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, आपको मैंने बता दिया। उसका हल क्या है, CO2 एमिशन को हमें रोकना होगा, कम करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हमारे पास, हम इसको जो इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इसको हम रोक पाएंगे, और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम कम कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जाएंगे, दैट विल नॉट बी सूटेबल फॉर लिविंग, एंड ऑफ कोर्स देन दे विल आस्क कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं उनसे सिर्फ उतना एक्सट्रैक्ट करिए, उतना यूज़ करिए जो आपके लिए सूटेबल हो, सस्टेन यानी रहने के लिए। और इस बात का ध्यान रखें कि उन रिसोर्सेज पे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनका भी राइट है। यही मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसीलिए इसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब हम इस बैकग्राउंड के साथ इस पार्ट पर आते हैं कि वाई सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी की बात हम क्यों कर रहे हैं, या सोलर एनर्जी के टॉक में हमने ये सारी बात क्यों की। तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको एग्री करोगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी। इसमें कोई देर आर नो टू थॉट्स अबाउट इट। पहले ये लाइटिंग के लिए हुई थी शुरू, आज से जब भी 200 साल पहले, और फिर ये आप जानते हो कि धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता गया, कूलिंग, हीटिंग, और अब आज के दौर में आप जानते हो कि ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एनेबलर है। यानी जो ये आपका पूरा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये जो चल रहा है, दिस ऑल इज रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ये अलग बात है, बहुत बार हम लोग ये बात रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम ये तो इंटरनेट की पावर तो देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उसको जो रनिंग उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हम बहुत बार मिस करते हैं। तो हो क्या रहा है कि आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट और क्रिटिकलिटी दोनों बढ़ रही है, और हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे कि हम एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को, इसको बोलते हैं पर्यायवाची, सिनोनिम्स हो रहे हैं। ठीक है, अब जब हमारी डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़ रही है तो नेचुरली हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। वो रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ रही है, ये मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हम यूरोप को सरपास कर देंगे 2038 में, और USA को 2045 में। ठीक है, और हमारी पावर ग्रिड जो है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क है हमारा, वो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा 2039 तक, और ऑलमोस्ट 8 टाइम्स बढ़ जाएगा 2050 तक। क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो आप क्लियर है, आप जानते हो पॉपुलेशन, हालांकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज में इधर इधर जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हुआ है, बट स्टिल we and along with China we have majority of the population is residing in these countries. दूसरा क्या है कि लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की, आप जानते हो कि फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव हो रही हैं, तो वैसे वैसे
और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट के ज़्यादातर जो तरीके हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बेस्ड हैं। और तीसरा आप जानते हो कि अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, यानी हमारे जो जो गांव हैं वो शहर की तरह हो रहे हैं, शहर बड़े शहर हो रहे हैं, बड़े शहर और बड़े शहर हो रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन बन रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हमारी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि साहब अभी तो आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, अब आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की बात करने लगे हैं, तो दोनों में कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कॉमन मेथड है वो है थर्मल पावर प्लांट्स, यानी आप कोल इज बर्न इन द थर्मल पावर प्लांट्स, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो कोल से, 1 यूनिट का मतलब हुआ 1000 वॉट यूज्ड फॉर 1 आवर। तो जब आप 1 यूनिट जनरेट करते हो बाय यूजिंग कोल, तो आप 850 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज करते हो एटमॉस्फेयर में, यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी 850 ग्राम CO2 एमिशन। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। अब आप इस लेक्चर के बाद अपने घर का जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, लेटेस्ट बिल जो होगा उसको आप देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स लिखी होगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को आप 850 से मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम से, तो दैट विल गिव यू दी CO2 इक्विवेलेंट CO2 एमिशन, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। और मोस्टली हमारी जो ग्रिड्स हैं वो डोमिनेटेड बाय कोल रही हैं। अब इसी को देखते हुए जो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा हमारा कमिटमेंट है UN लेवल पर टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इसी को देखते हुए हमने ये कमिट किया है कि हम अपना CO2 एमिशन बाई 35% कम करेंगे 2005 के कंपैरिजन में 2030 तक। और उसको अचीव करने के लिए एक कंपोनेंट क्या है कि हम 40% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसको हम नॉन फॉसिल करेंगे बाय 2030। ठीक है, तो यानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड हुआ। अब मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ 2-1 मिनट के लिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप मुझसे सर पूछ सकते हैं। सर मैं जी पूछें पूछें। sir actually I don't have question. Your presentation is very good. It's scientific. It would be better if you prefer English to for instructions. Actually, I started in English, then I was told that I have to be bilingual. So, what should I do? I I started. think I was. it is too much Hindi. सर Hmm, सर आई हैव ए क्वेश्चन। सर that is the हिंदी और problem, ना? इंग्लिश में लेक्चर दीजिएगा सर प्लीज। हिंदी कर तो इंग्लिश रहा हूँ में, वही। क्योंकि हम लोग को ठीक है, सिर्फ इंग्लिश सर नहीं आती है। हिंदी और इंग्लिश में दीजिए, हम लोगों का सुविधा होगा। चलिए अब वो तो कर ही रहा हूँ मैं कोशिश। एनीवेज, और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, पूछिए। थैंक यू हाँ सर, वही सर कीजिए। सर सर Is there हिंदुस्तानी में दीजिए, हिंदुस्तानी इस पर। सर is there any other question? yes sir, Lakshmi Shaha. Sir, you talked about that greenhouse gas. So my question is here: water vapor, how much it's responsible for greenhouse emission? Water vapor, sir. Water vapors. No, I Because don't. I don't have. See, I don't have the number for its concentration in the atmosphere. So I'm mostly concerned with CO2 emissions. So water vapors, how they are, if they are contributing to CO2 emissions or greenhouse gas effect, I am not sure. I'll have to Sure. check because I am basically concentrating on CO2. So we need to check on that.
So we have not seen anywhere, we have not seen water vapor to be responsible for greenhouse effect. Literature, So we have that, not seen yeah, water vapor as the So source of greenhouse. yeah, maybe that was my question. basically, CO2 and some noble gases are there. The major cause component is CO2. Anyway, so you can refer to some sources related to that. Let us concentrate on CO2 only and the green energy system. So, if you have any other question, please ask. सर मेरा क्वेश्चन नहीं है एज सच, वो एक रिक्वेस्ट है कि सर बीच बीच में हाँ, आपका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है तो वो मिल नहीं पाता हमें कई बार कुछ, तो सर थोड़ा वॉल्यूम रिक्वेस्ट है कम हो कि रहा है. हाँ ओके बहुत ज़्यादा ओके. कम हो जाता है कई बार सर. Sir, I have a क्या ये question. कॉमन प्रॉब्लम है या इनको फील हो रहा है एक दो लोगों को? Yes, yes, ना अजीत सर, वॉल्यूम थोड़ा कम कम Yes, sir. Volume. वॉल्यूम सर बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत Yes, कम sir. है. Volume कम हो जा रहा है. चलिए ठीक है, उसको ट्राई करें. और बताओ, और पूछें. Sir, I have a question. May I? यस श्योर. Will it go? What is the fate of? Your question is very good and interesting, and in fact, I have also not thought on it that okay, it is lingering on for 100 years. Then what is happening to it? So I'll try to explore this. This is a very good question. It has given me a new. Can I say something on this? Yeah, sure. Yeah, so it can form carbonates. So there's a huge source of carbonates in sea also. So it can form carbonates, but it will be a slow process. Carbon dioxide to carbonate formation, that will take some time. But does it happen naturally, or it requires some kind of catalyst? I think it should happen naturally. There should be some enzymes or something like that can do, but it is a slow process. So anyway, it is good thing that in fact, sir, there are certain enzymes which reduces carbon dioxide in atmosphere that can form carbon monoxide. In fact, that can form formate. So different reduced form of carbon dioxide can be produced by different enzymes like carbon monoxide dehydrogenase is formate dehydrogenases. Those can reduce carbon dioxide. In fact, green the trees can also reduce carbon dioxide converting into glucose. So it's an equilibrium. It's always being produced and converted to some other form. But the other process is slow with respect to formation of the carbon dioxide. So I would just a minute. I want to add a very important point here, that what he is saying is actually connected to this CO2 emission. You see, there are two things. One is you need to prevent CO2 emission. One is that thing. The second thing is that if somehow you are unable to, of course you are not going to eliminate 100% elimination. या आप खत्म नहीं कर सकते हो बिल्कुल कि CO2 emit होगी नहीं. You cannot rule out. So in that case, what we have to do? So that there is this term which is called carbon capture. So carbon capture is also a very important area in climate protection. So carbon capture and utilization and storage also. So CCUS, carbon capture, utilization and storage. So this is one aspect which I am discussing, that we are trying to reduce CO2 emission. The equally important aspect is carbon capture, utilization and storage. So this is also part of this sustainable development goals. Okay, and you see, I think some of you must have heard about these net zero goals. Many countries have set these net zero goals that, for example, किसी country ने कहा कि by 2050 I'll be net zero. So that means वो ये कह रहा है, the country is setting a goal of that they will reduce their
carbon dioxide emissions to 0 by 2050. तो कैसे करेंगे? It does not mean that there will be no carbon dioxide emission. Rather, the meaning is that first they will try to reduce the emission, and then what emission remains, they will try to neutralize that by capturing, utilizing, and storing. That is the idea. Okay. In fact, sir, Bhutan is already a carbon-free country. I think they have declared that. There are many. In fact, you see, there is a direct connection between what we say the so-called development. I am using the word so-called deliberately. So the so-called developed countries are more towards contributing CO2 as compared to the so-called lesser developed. So this is the issue. Many countries are not really contributing in a major way, but USA, China, and we are also there. We are also the reason is that we are a big country. We are developing also. So there are CO2 emissions. Sir, all these So, carbon capture and storage. Sir, I think all these carbon capture and storage, as well as the net zero carbon emissions, all these are mostly connected to industrial part. yes, but not all connected to industrial part. You see, emission is from your houses also. Residences. That is negligible with respect to the industrial portion. No, you see, if you go to if you see the percentage distribution, so industry comes at the first point number, electricity Yes. comes at the second, but electricity comes at second, but where electricity is being used. So residences also account for a major portion of that. Then residences itself accounts for almost 10% of CO2 emissions also. Yes. So apart from, and the second thing is that it is a cycle. Industry is not doing things in vacuum. Industry is running for us, our requirements. You see, so it's a cycle. When we have excess requirements, overconsumption, then industry is also running over time. All things are connected with each other. Sir, I want to add one thing here, Samyan. Yes, sure. So for the carbon capture, I was reading that in the industrial chimneys, electrostatic precipitators are being used nowadays. Electrostatic precipitators. So if you can elaborate on this thing a bit. You see, I was about to say this, that now in this talk I am focused on reducing the carbon dioxide elimination. I am not today I am not dealing in capture, utilization, and storage. And fact is that is not my area also. So I mentioned that in addition to what you are saying about where does the CO2 go. So let us come back to this and let us focus on this, specifically this part now, that how solar energy is helping in reducing the carbon dioxide emission. So we'll leave that this storage utilization part for some later on lecture or maybe self exploration. Fine. So I am coming back to this part, that how this one, that when I am saying that 1 unit of electricity when generated by burning coal, it is leading to 850 gram of CO2. So now how to reduce it? So one thing I can go back quickly. So the two most important technologies which are helping in reducing CO2 emissions connected with electricity are solar power and wind power. And of course, we are also going towards electric vehicles. Although in this slide it is about fuel efficiency, but we are going for electric vehicles also. So these three things,
clean generation in terms of solar and wind, and shifting especially your transport towards electricity are going to contribute in a big way in this climate protection mission. And this I have already talked, sustainable development. So keeping this in mind, we have this national mission on renewable energy. So what we are trying to do, we are trying to install 175 gigawatt of renewable energy plants. Now renewable, I say that this is renewable as well as green energy. Green energy is that which does not lead to carbon emissions. Renewable energy is that in which the source is renewable. It is not extensible. Like coal, if you keep using coal, तो एक टाइम आएगा जब कोल खत्म हो जाएगा. लेकिन if you use solar energy for producing electricity, no, solar energy is here to stay. तो इसलिए renewable energy. अब ये 175 गीगावाट हमारा टारगेट है 2022 का, और 2030 का टारगेट हो गया है 450 गीगावाट, और ये द बिगेस्ट टारगेट्स इन द वर्ल्ड. और गीगावाट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है नीचे. 1000 watts is a kilowatt, 1000 kilowatt is a megawatt, and 1000 megawatt is a 1 gigawatt. And it is expected that by 2050 almost 2/3 of global electrical energy is expected by renewable energy. और अभी कल की रिपोर्ट है कि जो लास्ट ईयर में जो एडिशन हुआ है नई इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का, उसका 80% is of green energy, and out of that 91% is solar and wind. So you see, this our electrical system is going through a radical transformation. अब इसमें जो solar system है, I'll try to explain it in a basic way, not going to in detail in technical details. So the solar energy system is basically of two types. One is called grid connected solar PV system, and the other is called off grid solar PV system. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिस्टम होगा जिसमें कि सोलर पैनल के साथ बैटरी भी यूज होगी, वो ऑफ ग्रिड कहलाएगा, और जिसमें बैटरी यूज नहीं होगी वो ऑन ग्रिड होगा. So the system which has battery in it is off-grid system. The system which does not have a battery, it is an on-grid system. लेकिन इसमें जो on-grid system is more popular. On-grid system ज़्यादा popular है, वो ज़्यादा use हो रहा है. तो ये कैसे काम करता है, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको शो कर रहा हूँ. ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं. ये मान लें कि आपके घर की रिक्वायरमेंट थी 3 किलोवाट, और आपने जो रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाए हैं उनसे जनरेशन है 2 किलोवाट. तो क्या होगा कि ये 2 किलोवाट यूज होगा, और बैलेंस 1 किलोवाट विल बी विथड्रॉन फ्रॉम द ग्रिड. यानी ग्रिड यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो आपकी पोल से सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिक पोल से. तो आप देख रहे हो 2 किलोवाट फ्रॉम योर सोलर प्लांट, 1 किलोवाट फ्रॉम योर ग्रिड. आपको सेविंग क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपके ये 2 किलोवाट नहीं रिफ्लेक्ट होगा. इट विल बी योर सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग. बट if you look at the environmental saving, so this 2 kilowatt multiplied by number of hours, मान लीजिए आपने 5 hours यूज किया, तो 2 into 5 10 kilowatt hour, यानी 10 units सेविंग हुई आपकी. 10 units you have saved, और 10 को अगर 850 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, that will give you the carbon dioxide saving. So this will be your environmental contribution. And this 2 kilowatt from here, 1 kilowatt from here, this all happens automatically. Nobody has to manage it, that you will use from this your. And appliances का भी segregation नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि ये appliances solar से चलेंगे, ये appliances pole से चलेंगे. ऐसा नहीं है. The two will be available at your distribution point, and from there it will automatically be managed. ऐसा भी नहीं है कि ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि आपको बाद में ऐसा मिलेगा. अभी अमेरिका में हो रहा है. दिस इज हैपनिंग ऑलरेडी. यू मे हैव इन योर ओन सिटी मेनी
connections working in this way. तो आप देखो इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसीलिए आप देखो ये जो डायग्राम है इसमें कोई बैटरी नहीं मैंने शो करी है, सिर्फ पैनल्स हैं, इन्वर्टर है, मीटर है, ग्रिड है, यानी पोल से जो सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस योर ग्रिड कनेक्टेड प्लांट वर्क्स। देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी कि आपका जो सोलर जनरेशन है दैट इज मोर देन योर कंजम्पशन। आपको चाहिए 3 किलोवाट था और मिल रहा था 5 किलोवाट, तब क्या होगा, ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस इज ट्रांसपोर्ट, यू विल एक्सपोर्ट टू द ग्रिड। अब आपको क्या बेनिफिट हुआ, 5 किलोवाट का बेनिफिट तो आपको, यानी 3 किलोवाट तो आपको बिल में नहीं मिलेगा आपको, और ये 2 किलोवाट जो आपने एक्सपोर्ट किया ये भी आपके बिल में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन एज ए क्रेडिट, यानी नेगेटिव रीडिंग, जो कि आपको इसका एडजस्ट किया जाएगा आपके कंजम्पशन के अगेंस्ट। यानी आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ वो 5 किलोवाट का हुआ, और एनवायरमेंटल बेनिफिट फिर वही आप करेंगे 5 किलोवाट इंटू नंबर ऑफ आवर्स इंटू 850 ग्राम, that will be your equivalent environmental saving. This is how your grid connected solar PV plant works. I'm sure you're having certain questions related to this something, you can ask if you want to ask. सर इसके लिए सब्सिडी रहती है गवर्नमेंट की तरफ से? ये क्वेश्चन थोड़ा एंड में पूछे तो अच्छा है ना, अभी तो हम जो जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं उस पर आइए ना, ये तो बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा कमर्शियल सा क्वेश्चन हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अगर देखिए ऐसा है कि ये सिस्टम वर्क करता है तभी जबकि आपकी पावर सप्लाई भी अवेलेबल होगी, ग्रिड सप्लाई। अब रूरल एरिया में एक तो बहुत सारी जगह पे ग्रिड ही नहीं है सप्लाई, बहुत सारी जगह अगर है भी तो सप्लाई बहुत कम दे रखी है। तो इसलिए मैंने इसका एक थंब रूल बनाया है कि इफ़ पावर सप्लाई ड्यूरिंग डे टाइम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 2 आवर्स, तब आप ग्रिड कनेक्टेड नहीं लें, आप ऑफ ग्रिड जाइए, यानी बैटरी के साथ सिस्टम लगाइए। और अगर जो डे टाइम आपका पावर फेलियर है वो 2 घंटे के अंदर अंदर है, तब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन गो फॉर ऑन ग्रिड सिस्टम। ठीक है सर, जी इसके लिए क्या स्पेशल कोई ग्रिड का जरूरत है क्या? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ग्रिड है योर वॉइस इज ब्रेकिंग, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का उससे हो जाता है, मतलब हेलो, एक एक करके पूछ लें, कौन पूछ रहा है? जी हेलो सर, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? हेलो प्लीज आस्क, गो अहेड। सर मैं बोल रहा था सर, जो ऑलरेडी आपने जो ग्रिड की बात की, तो ऑलरेडी तो सिटीज में जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रिड्स होता है उसी से ये हो जाएगा क्या? इसके लिए स्पेशल कोई ग्रिड कनेक्शन का जरूरत है? नहीं, कोई कनेक्शन अलग नहीं लेना होगा आपको, जस्ट यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम योर लोकल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यू नीड अ परमिशन, बट कनेक्शन कोई अलग नहीं लेना होगा। तो उनके लिए कोई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है हमारा इलेक्ट्रिसिटी लाइन उससे हो जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करेंगे वो कि आपका जो मीटर है वो चेंज कर देंगे, क्योंकि आपका जो अभी मीटर लगा है वो यूनिडायरेक्शनल है, वो एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिसिटी रीड करता है, यानी पोल टू होम जो आ रही है, फिर वो लगा देंगे बाई डायरेक्शनल, जिसमें कि दोनों डायरेक्शन में रीड करेगा कि पोल टू होम और होम टू पोल टू, सिर्फ मीटर चेंज होगा और कोई चीज चेंज नहीं होती। ओके ओके ओके। नहीं, ऑफ ग्रिड में कोई परमिशन नहीं चाहिए सर इज इट ओनली फॉर कोई परमिशन नहीं चाहिए। No, at present this net metering system is allowed for domestic as well as agriculture, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स अगर हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो भी लगा सकते हैं सिस्टम, ये सिस्टम, बस उनको क्या होगा कि एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलता उनको,
अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो सारा सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्सपोर्ट के बिना उनको बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट मिल रहा है वो अब सिर्फ रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर कस्टमर्स को मिल रहा है। ठीक है, और पूछें। Excuse me, sir. Sir, may I have a question? सर हमारे कॉलेज में नैक से पहले ग्रीन ऑडिट एक कमेटी बनी है, ग्रीन ऑडिट हमें प्रेजेंट करना है कॉलेज का। तो सर जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ पर तो रिडक्शन ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब अगर हम ये यूज करते हैं सोलर पैनल, बट कॉलेज में मैनेजमेंट इसके लिए परमिशन ही नहीं दे रहा है, क्योंकि कमेटी में हमने बोला है कि अगर आप सोलर पैनल यहाँ पे मतलब इंस्टॉल कराते हैं तो काफी हम उसमें काम कर पाएंगे, मतलब ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। बट सर आप जैसे कह रहे हैं, तो सर किस तरह से हम उनको यस सर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए तो आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी नाउ। उसकी दो रीजंस हैं। एक तो यह है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ डे टाइम में काम करते हैं और डे टाइम में सनलाइट अवेलेबल है, आपको कोई बैटरी नहीं है। दूसरे ये कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का जो बिल है वो भी हाई होता है क्योंकि रेट हाई, तो आपकी सेविंग भी ज़्यादा होगी। तीसरे ये कि अब हम कल को हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि साहब आप ग्रीन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट प्रोटेक्शन ये सब पढ़ाएंगे, तो हमसे वो पूछेंगे कल के आप हमें पढ़ा तो रही हैं मैम, लेकिन हमारे कैंपस में तो हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है, तो फिर इसको पढ़ाने का क्या मतलब? मतलब इफ वी बिलीव दैट इट इज समथिंग गुड देन इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द कैंपस। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो आपको ग्रीन का जो एक मेजर कंपोनेंट है वो ये है कि योर कैंपस शुड गो ऑन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। Sir, may I ask one thing, sir? Sir. Yes, sure. पूछें? Sir, okay. Sir, it's a very nice lecture which is giving some quantitative estimates of different things and which is necessary. I wanted to ask one thing. If I what about the expenditure for domestic purpose? If I want to install such kind of this thing. In the end, I'll address this part also. Okay. So I am avoiding financial discussion. So let us concentrate on technical part, and in the end, लेकिन आप for your information and your reference, I'll give you some idea. Don't worry. Okay. In the end, I'll address this and subsidy part also. सर आपने बहुत अच्छे से बताया है। मैं बताना चाह रहा था उपासना मैम के क्वेश्चन के संबंध में ही कि सर मैं दयालबाग में हूँ, यहाँ आगरा दयालबाग यूनिवर्सिटी है, ये कम्प्लीटली सोलर बेस्ड है सर। राइट, मुझे मालूम है सोलर बेस्ड है सर, लेकिन उसमें शायद बैटरी सेटअप के साथ है ना? Is it having battery backup also? Dayalbagh, I know. They started many years back. In fact, when we started, they also did the same. But as far as I know, they have a battery-based system. We have lost him probably. ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछो? सर ये बैटरी बेस्ड है सर। हाँ वही मैं बोल रहा था। हाँ जी सर ये जो सोलर पैनल है इसमें क्या लेड का यूज होता है ताकि वो अदर रिसोर्सेज को कोई नुकसान पहुंचाए, ऐसा कुछ क्या है सर? आई जस्ट वांट टू नो किसका यूज होता है, मैं नहीं समझा। क्या वर्ड आपने यूज किया? लेड सर, लेड। अच्छा हाँ, नहीं देखिए जो पैनल में ये जो सोलर पैनल जो विच आर कमिंग, और देखिए ऐसा है कि जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो जो बहुत सारे लोग उसमें दो ऑब्जेक्शंस लाते हैं। एक ये है कि साहब ये इसका जो इसको बनाने में क्या डैमेज हो रहा है क्लाइमेट को, और दूसरा एक क्वेश्चन ये होता है कि साहब आप ठीक है अभी तो बहुत बेनिफिशियल है, बट व्हाट विल हैपन
जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, यानी ये लॉन्ग लाइफ है, वैसे 25 साल मिनिमम होता है, दे हैव वारंटी ऑफ 25 ईयर्स, लेकिन एनीवे 25 साल, 30 साल, 35 साल जब ये इसकी लाइफ पूरी कर लेगा तो फिर क्या होगा, उसका डिस्पोजल का क्या होगा। तो देखिए ऐसा है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस मटेरियल से ये बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल भी इसका पार्ट है, लेकिन हमारे जो फोन्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, उन सब में भी वो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। और जब हम में से बहुत सारे लोग 2-2 फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कोई 3-3 भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, और लैपटॉप्स और टैबलेट्स और सब मिला लें तो देयर इज़ नो नंबर। तो वहाँ पे हमने नहीं सोचा ये कभी डिस्पोजल के बारे में, और व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर तब हम डिस्पोजल के बारे में बात करते हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात ये कि ये प्रॉब्लम है, मैं इससे एग्री करता हूँ। डिस्पोजल, चाहे वो फ़ोन्स हों, चाहे वो सोलर पैनल्स हों, इनका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। तो लेकिन सोलर पैनल्स में देयर इज़ अ गुड प्रोग्रेस। इसकी डिस्पोजल फैसिलिटी इनफैक्ट यूरोप में तो फंक्शनल हो गई है बहुत सारी सिटीज़ में। अब इंडिया में भी एक पायलट प्रोजेक्ट इस पर सक्सेसफुल हो चुका है। इनफैक्ट अब यूपी में ही उसको हुआ था पायलट प्रोजेक्ट, नॉट इन यूपी में दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन इंडिया में एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर ऑलरेडी सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है। तो और दूसरे इंडिया में जो मोस्टली प्लांट्स लगे हैं वो इन लास्ट 5 ईयर्स लगे हैं। तो यानी अभी हमारे पास एक टाइम है, और इतने टाइम में हम लोग इसमें एक अच्छी फैसिलिटीज इसकी डेवलप कर लेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम विच इट इज एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग इज मच बिगर प्रॉब्लम एज कंपेयर टू द प्रॉब्लम विच इट इज क्रिएटिंग। ठीक है जी। चलिए, और कोई पूछे बात? ठीक है, अभी सोच लीजिएगा और कोई क्वेश्चन आता है, मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो because of this benefit of solar PV system, the Indian throughout the world they have gained major acceptance, और Indian power grid also going green। आप देखोगे कि हमारे एयरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं, रेलवे सोलराइज हो रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल इंडस्ट्रीज एवरीवेयर। तो इनफैक्ट वी हैव द लार्जेस्ट सोलर पावर ऑपरेटेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, कोचीन एयरपोर्ट, 40 मेगावाट। और आप देखो उसमें उस 40 मेगावाट से कितना उसमें कार्बन उसका फुटप्रिंट कम हुआ। देन Indian Railways is also coming up in a big way in this, and your DMRC has already installed many solar plants on its stations, not on the trains, and it has made it mandatory that all new installations will have solar power on the rooftop. Noida Metro Rail also has already done it, and many academic institutions are also getting solarized, and I'm happy to share that AMU has the largest setup of green energy in any academic institute in the country. We have 6.5 megawatt of solar power running in the campus, and for almost now, I would say it is more than 4 years, and we are generating around 27,000 units per day, which means around 20,000 kg CO2 saving daily, and almost 25% of our total consumption is based on this green source of energy. And we have a large centralized solar plant also, 3.3 megawatt, which has 10,500 panels in it. And we have used a barren land, university की एक land थी at a distance of about 3 kilometers, और कोई यूज नहीं पाता कैंपस, और it was being used as a dumping yard. So what we have done, we have utilized this land, and we have developed a solar plant of 3.3 megawatt on this land. Then we have almost more than 35 buildings with rooftop solar panels. This is one of the hostels in the campus which has rooftop solar panels.
And you see, this is happening everywhere in the world. I have mentioned here in last year, you see almost 80% of generation in Germany was based on renewables, that is these green sources of energy. So everywhere it is happening. And because it has gained major acceptance, you see the cost, how the cost of solar panels has reduced in last 10 years. A sharp decline. ये this is interesting. See, अभी जो cost है solar panels की 2010 में it was 12 times और 1977 में जब solar panels started it was 459 times अभी की cost से. Europe also, you see, in Europe the renewables have overtaken fossil fuels. This is in India the green sources of energy, but it is data for 1 year back. Now it has crossed 89 gigawatt. So you see wind, solar, biomass, small hydro, every component we are going for, but the solar component has gained in the biggest way. It was 10 megawatt in 2010 and now we are almost 39 gigawatt. So this is how solar has come up in the country. From 10 megawatt to almost 39 gigawatt in just 10 years time. So this is about your solar energy, and this is one important point which I would like to address. And one participant asked, I'm addressing her question also in this slide. So I believe the universities and colleges have the most important role to play in this. So हमको क्या करना है? हमें awareness create करनी है towards what is the threat this CO2 emission is causing, how climate change is becoming the biggest possible disaster in for the coming generations, and in fact it is not really far in the future. अभी 10-20 साल में ही आप इसके और devastating effects देखोगे. So we have to make sustainable development an integral part of our future plans. So हम सिर्फ क्लास में पढ़ाएं ही नहीं उसको, हमारे कैंपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्शंस दिखने चाहिए. तो वी शुड अडॉप्ट ग्रीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज इन द कैंपस. फिर बहुत सारे इनोवेटिव ways people have devised around the world. Green teaching certification program शुरू हुए हैं. Students group we can form. Green Energy Council we can form. Green Energy Leadership Center for the leadership administration of the colleges, universities. Then energy audit is also very important. Like you have financial audit, the same way you can have energy audit to identify any wastage of energy. Most important thing the universities and colleges have to do, apart from, as I mentioned, adopting and implementing what we are teaching, as well as we have to raise awareness. We have to talk about it in our classes, in our campuses, in our groups, and we have to ensure participation of stakeholders. We have to ensure discussion on it. So it starts from your home. जब आपने ये समझ लिया कि CO2 एमिशन का चैलेंज समझ लिया और आपका कंट्रीब्यूशन उसमें समझ लिया, तो you should start contributing from yourself, your home, and then of course you can take it forward to your college, university, your society, etc. So I think that is all from my side, and if you have any questions, I can still take up few questions. हाँ, बैटरी तो कहीं भी यूज होगी. उसका जो मटेरियल है उसमें, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम पोल्यूशन. और कुछ है, और कोई क्वेश्चन?
for domestic purpose, how will I proceed, sir? Domestic Yes, purpose, sir. how? Please repeat your question. नहीं, So for repeat करें अपना question, please. domestic purpose के लिए how can I start? मतलब what are the procedures are there? I just want to know this, sir. How will I have So the gas? procedure is that you will have to decide the capacity. So the capacity depends on your usage as well as on your rooftop space. किसी के रूफटॉप पर 1 किलोवाट आ सकता है, किसी पर 2 किलोवाट लग सकता है, किसी पर 3 किलोवाट लग सकता है। तो आप किसी भी लोकल जो वेंडर्स हो, आजकल बहुत वेंडर्स हैं इनके, उसको बुलाकर आप एक सर्वे करा सकते हैं और आप अपना सर्वे करा करके वो आपको बता देगा कि कितने आपकी कैपेसिटी है रूफटॉप की, और आप अपने उसे बिल्स दिखा दें कुछ अपने, स्पेशली पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम्स, यानी मई जून में आपका कितना कंजम्पशन है और नवंबर में कितना है। तो वो आपको स्पेस और इस सबको देखकर एक ऑप्टिमम कैपेसिटी सजेस्ट कर देगा। मान लीजिए वो कहता है कि 5 किलोवाट आपको चाहिए लेकिन स्पेस 3 किलोवाट की है, तो आप 3 ही लगा पाओगे, है ना। तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे, उसके बाद आप एक लोकल जो एसडीओ जिनको बोलते हैं, लोकल सब स्टेशन जहाँ से सप्लाई आपको हो रही है, उनको आप अप्रोच करोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनके आप एक एप्लीकेशन दे देंगे और वो फिर आप उसके बाद आपका प्रोसेस होके इंस्टॉल आपको खुद ही कराना है, वो बस आपको अप्रूवल दे देंगे कि हाँ ठीक है आप लगा लीजिए और नेट मीटर आपका लग जाएगा। सर कॉस्ट के बारे में कुछ बताएंगे या नहीं बताना चाहते तो ठीक है। कॉस्ट के बारे में ये है कि आप ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम को आप ये मान लीजिए कि 45,000 पर किलोवाट में आपका सब हो जाना चाहिए, यानी पैनल, मीटर, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा। यानी अगर मान लीजिए आप 3 किलोवाट लगाएंगे तो आप 1,35,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ऑब्वियसली बहुत से लोगों को लगेगा कि इनिशियल कॉस्ट हमारी हाई है, तो उसमें मैं 2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक तो ये कि यू टेक इट एज ए लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियली एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या है कि ये एक ड्यूरेबल सिस्टम है, यानी 25 साल की तो वारंटी होगी आपके जो पैनल्स लगेंगे, और इन्वर्टर की 5 से 10 साल होती है। तो आपकी जो कॉस्ट रिकवरी होगी वो 5 to 6 ईयर्स में हो जाएगी, 5 to 6 ईयर्स, एंड देन रिमेनिंग आपके जो भी 20 साल रहे वो आपको बेनिफिट है। ठीक है, तो इनिशियल कॉस्ट इज देयर बट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स सब्सिडी भी इसमें कुछ है। अब ये आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यू नीड टू, आपने गूगल करेंगे ना, किसी भी हर स्टेट का एक स्टेट नोडल एजेंसी है, स्टेट नोडल एजेंसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो जैसे यूपी की यूपी न्यू एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी NEDA करके, इसी तरह से हर स्टेट की है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव सम सब्सिडी फॉर रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो अपने अपने स्टेट में। Sir, I have one question, sir. Sir, regarding e-waste disposal mechanism, India has not any proper rules and regulations. I have just mentioned, yes, I have already addressed this question, that in India a lot of work is being done in this area. As I mentioned already, one pilot has been done, and after that pilot we are working on formulating rules and regulations. So you will see some development very soon in this. So pilot करके कुछ experience हुआ ना आपको, you have realized that these are the issues, and based on how to resolve these issues you devise your rules and regulations. So वो बन रहा है regulation, जल्दी आ जाएगा regulation. The ministry is doing that. Sir, I have a question. I have received one question in the chat box also related to maintenance. So you see, maintenance wise, these are the simplest plants among all electrical energy generating plants. So what you have to do, you have to ensure that panels are cleaned at least twice a month, and cleaning in the way
you clean the car windshields. जैसे आप गाड़ी का शीशा साफ करते हो ना, उसी तरह से इसकी सफाई होनी होती है, ट्वाइस अ मंथ, रोज रोज नहीं करनी है। तो ये किसी ने लिखा है कि साहब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, ये बात ठीक है आपकी। तो यू नीड टू एंश्योर दैट दिस इज अ मिनिमम मेंटेनेंस। आप ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी, अगर आप थोड़ा सा आपको मतलब ना, प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, nobody is ready to take the lead, take extra pain जिसको बोलते। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ 4 साल से ज़्यादा चल रहा है और हमने सिस्टम्स, वी हैव एंश्योर्ड दैट द सिस्टम्स आर इन प्लेस और वो ठीक मेंटेन हो रहा है। अभी किसी ने लिखा है चैट बॉक्स में, उनके स्कूल में 10 किलोवाट उनके फादर ने इंस्टॉल किया है, फॉर 5 years ऑलमोस्ट इट इज़ रनिंग वेरी वेल। तो लिख रहे हैं कि कोई इशू नहीं है हमें मेंटेनेंस। ठीक है, और पूछे कोई? आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। Sir, I have a question. सवाल और Hello. पूछें जल्दी। Sir, what is your take on ethanol? Sir, what is your take on ethanol-based fuels in India? Will it be successful? Actually, Abhigyan, as you must have seen, my background is electrical engineering. So I am more into solar energy and solar related to environment and how solar is addressing or resolving the climate questions. So as I mentioned at the time of carbon capture question also, so this is slightly off my area. So I think I'll also have to look other sources. So I may not be the best person to answer this. Okay. Okay. I'm more into electrical field and addressing these climate questions. Any other question, please? Sir. संदीप सर आप पूछिए। Sir, yes, sir. So, sir, can you elaborate more on how the solar energy is getting converted into electric energy? That is, photonic or the light energy is converted into usable form. Can you elaborate on it? Why you want me to elaborate this thing? You see, what is your background? Sir, I'm basically mathematics person, but I'm looking at various aspects of applied mathematics. No, that is fine. But I'm teaching to. Okay, sorry. You see, no, की बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि सोलर पैनल की फंक्शनिंग, यानी जो इंटरनल फिजिक्स है उसकी, उसका इस वक्त आप क्यों मैं नहीं समझ पाया कि why you are interested in that. It is just curiosity. Curiosity, ठीक है। तो you see, जैसे आप पीवी जंक्शन आपने पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड्स का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा है किसी स्कूल में या? ठीक है, तो बेसिकली हम एक जो इसमें सोलर पैनल्स हैं सेमीकंडक्टर बेस्ड जंक्शन है। तो व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दैट जंक्शन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट ऑफ फोटॉन्स ब्रेकिंग इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो द मूवमेंट ऑफ दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच इज कॉल्ड एज फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। So it works on photovoltaic effects. So जो photons in the solar energy, sunlight, and important thing is that it does not work on solar heat. It works on solar light only, sunlight only. So when sunlight falls on this solar panel, which is a PN junction, that those photons are broken into holes and electron movement leads to this. Okay, thank you, sir. Leads to current flow. So this current flow is actually that means you have converted sunlight into electricity. Thank you, sir. Hello, sir. Just a minute. I am going through the chat box. Going through the chat box, if we can. So some people have written that I am using electric scooty. That is really good, and I appreciate, because the transport sector is an important contributor to
CO2 emissions. We are using solar pumps for farming irrigation since 2018. Sandeep Bharat, that is very good. Government of Maharashtra, yes, there are many policies in Maharashtra also. And someone has written that we have solar grids installed in our residency complex. We get solar power during cloudy days as well as winter. So as I have mentioned that this does not work on solar heat, it works on sunlight. So if you have minimum sunlight, even then there is generation. Okay. Any other question? Anukriti ma'am, So I think please, it will you ask. be the last question now. Ji, पूछें. Little different from the solar energy. मैं बस ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे हमारे कंट्री में बहुत फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगा के, और हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़ेगा और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है. But is India also careful about those sustainable goals? You see, I would say that at the level of policy making, we are very good. We have all the policies in place, and the intent is there also. I would say intent is there, because when intent is there, then there is policies and there are rules and regulations. But somehow the on-ground implementation doesn't match with the intent. Many a times it happens. So this I have felt in terms of electric sector also. And many a times your local engineers and all, they are not aware of what is the policy. They are not supportive towards the policy. So that is a problem which should be taken care of. And you are right that when a new installation is coming up in terms of industry and all, we should ensure that they are following our sustainability goals. For example, their energy requirements should be met by green energy sources. We should implement it. So I agree to that. Thank you, sir. Any other question? So I think that is all. I'm running out of time. I have one question, sir. May I have mentioned my email also. If you have any further, चलिए एक ले लेते हैं जल्दी बता. Sir, are we in a position where solar energy or any renewable energy can be substituted in the way that industrial development is not hampered at all in a poor country like India? You see, initially we thought that, we means all over the world, we thought that if we have, at the most we can have 50% of the solar and wind and 50% of the conventional sources. But the experience has been very good, and it has shown us that we can even go to up to 80 or 90%. So you see, in India also, I have already mentioned that we have revised our target and we are now aiming for 450 gigawatt by 2030. So this is based on the experience. Earlier we had thought that solar and wind are variable sources of energy, so they will bring their own difficulties to the grid. But the experience has shown that we can manage, and now we are eyeing for 80 to 90% of these sources in the grid, without, of course, hampering the development. We'll meet the need, but mostly through solar and wind. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, all the participants. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Great session. Thank you, sir. Participants who want to take a break, please go.